हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। स्पॉन्ज बात तुम कभी आधी नहाई हो? प्रीकैप। उसके होंठ मोहब्बत की तड़प में कांप रहे थे और मन ही मन कुछ बातें जो वो बुदबुदा रही थी। तेरी हो जाऊं ये चाहत सब नहीं करने दे रही और तेरी होने की चाहत बेशर्म बना रही है। दिल्ली एसएम हॉस्पिटल। पनाह को अर्नव घर ले जा चुका था क्योंकि यहाँ से आती दवाइयों की स्मेल उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो रीमा ने उन्हें ये कहकर घर भेज दिया कि वो लोग भी शाम तक आर्यमन को घर लेकर आ ही जाएंगे। और अब वार्ड में सिर्फ आर्यमन और डॉक्टर थे जो सेलाइन हटाकर ब्लड बॉटल लगा रहा थे। वो अपना काम करते हुए ही बोले, पनाह के साथ खुश रहते हो तुम बिल्कुल। आर्यमन बस मुस्कुरा दिया तो वो फिर वैसे ही बोले, और एक टाइम था जब तुम इतने खुश सिर्फ ईशा के साथ रहा करते थे। जैसे ही आर्यमन ने ये सुना उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो सर्द आवाज में बोला, सब लोग बार बार उसे ही याद क्यों कर रहे हैं? एक जमाना बीत गया उसे याद किए तो क्यों उसी को याद करा रहे हैं? डॉक्टर एकदम चुप हो गए और आर्यमन की तरफ देखा तो आर्यमन फिर वैसे ही बोला, मैं शादीशुदा हूँ। जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरी बीवी है। अब नहीं चाहता कि किसी तीसरे इंसान की वजह से पनाह को हर्ट हो, इसलिए प्लीज इस नाम को दूर रखिए मुझसे। डॉक्टर 2 पल चुप थे और फिर मुस्कुरा कर बोले, इतनी फिक्र है पनाह की? मैं शर्त के साथ कहा सकता हूँ अभी तक आई लव यू भी नहीं बोला होगा तुमने। आर्यमन ने उन्हें घूर कर देखा तो डॉक्टर उसके पास आते हुए बोले, ये औखे किसी और को दिखाना। मुझे नहीं डर लगता तुमसे। तुम बताओ, पनाह प्रेग्नेंट है। अब तक कभी प्यार से उसके लिए कोई गाना गाया? कभी उसे आई लव यू बोला? कभी बाहर ले गए घुमाने? नहीं, कुछ भी नहीं किया होगा तुमने। आए बड़े, जिससे प्यार करता हूँ वो बीवी है। आर्यमन उन्हें उबते हुए देखने लगा, पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये सब सच भी था। ना तो उसने पनाह को कभी ऐसा कुछ कहा था, न ही कभी कोई रोमांटिक डेट या गाने जैसा कुछ हुआ था। और आर्यमन ने अनायास ही ये बात नोटिस कर ली कि आज तक जो भी किया है बस पनाह ने ही किया है। उसने पनाह के लिए कुछ नहीं किया, उसे खुश करने के लिए कुछ प्यारे वर्ड्स तक नहीं बोले। और उसे ऐसे सोच में डुबा देख डॉक्टर ने कहा, सोचो सोचो, मैं चला। और वो वहां से चल दिए। उनको जाते देख आर्यमन बुदबुदाया, बुढ़ा सही बात बोल देता है कभी कभी। वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा था और जाते हुए डॉक्टर मेहरा चिल्लाए, बड़े होंगे तुमसे जवान दिखता हूं मैं। वो चले गए और आर्यमन ने आंखें चढ़ा दी। दूसरी तरफ जिंदल विला में घर पर अर्नव घर से ही काम कर रहा था क्योंकि अब वो कल ही ऑफिस जा सकता था। वो हॉल में ही बैठा था और पनाह उसके लिए कॉफी ले आई। वो आकर अर्नव के सामने बैठी तो अर्नव मुस्कुरा कर बोला, अब खुश हैं आप? भाई से मिल भी ली और ईशा वाली बात भी क्लियर हो गई। उसकी बात सुन पनाह ने एकदम से आंखें बड़ी करके कहा, आप सुन रहे थे? अर्नव हल्का सा हंसा और अपने सिर को खुजाते हुए बोला, वो मैं भाई का फोन लिए दरवाजे पर खड़ा था कि जब आप दोनों की बातें हो जाएं मैं फोन ले आऊं। और दरवाजा भी खुला था तो सब सुन लिया। और फिर खड़ा था ताकि फोन लेकर जाओ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था ना फोन उनके पास रखने से। तब बाकी का सुन लिया पर कसम से कोई गलत इंटेंशन नहीं थी मेरी। पनाह 2 पल उसे बस देखती रही और फिर धीरे से हिचकिचाते हुए बोली, तो आपने कुछ देखा? अर्नव ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, पर मैं बस एक ही चीज से खुश हूँ कि भाई की लाइफ में अब ईशा नाम की बला का कोई रोल नहीं है। पनाह उसे बस चुपचाप देख रही थी और फिर वो सोचते हुए बोली, आर्यमन उनसे नफरत नहीं करते, देखा मैंने उनकी आंखों में। इस बार अर्नव ने भी पनाह की तरफ देखा और बोला, भाभी आपने नफरत नहीं देखी, पर और भी कुछ नहीं था भाई की आंखों में ईशा को लेकर। आप सोच रही होंगी मुझे कैसे पता? वो एक पल रुका और बोला, एक टाइम था जब भाई का हर गुस्सा शांत करने का काम ईशा का हुआ करता था। वो खुश भी उन्हीं के पास हुआ करते थे, पर अब वो जैसे कुछ फील ही नहीं करते। ईशा के नाम लेने पर भी उन्होंने इतना खास रिएक्ट नहीं किया और इन 3 सालों में तो भाई ने उनका नाम तक नहीं लिया। पनाह पता नहीं क्या सोच रही थी। वो खामोश थी और उसे ऐसे देख अर्नव बोला, आप क्या सोच रही हो? पनाह वैसे ही खोए हुए स्वर में बोली, इंसान चला जाता है पर मोहब्बत कहीं नहीं जाती भाई। वो एकदम से होश में आई और बोली, पर मुझे क्या लेना देना? मेरे पति मेरा पीछा छोड़ते ही कहाँ है जो मैं किसी और की फिक्र करूं? अर्नव भी हंस दिया और पनाह वहां से उठकर जाते हुए बोली, चलिए मैं जरा कमरा ठीक कर देती हूँ और आर्यमन के खाने को देख लेती हूँ। कुछ हल्का सा सही रहेगा, एकदम पतली खिचड़ी जैसा कुछ, मैं आती हूँ। वो चली गई और अर्नव बस उसे देखता रह गया। वो खुद में ही बुदबुदाया, मोहब्बत भी अजीब चीज है, जिससे है उसी पर यकीन नहीं होने देती। और मन में अनायास ही सिद्धि का ख्याल आ गया। यहाँ दूसरी तरफ एम हॉस्पिटल में शाम हो चुकी थी और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आर्यमन को लेकर रीमा और आदित्य घर के लिए निकल गए थे। और इस वक्त आर्यमन अपने फोन को घूर रहा था। कुछ मैसेजेस थे जिन्हें वो पढ़ रहा था और पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था।
वो उन मैसेज को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया, ये यशवर्धन कैलाश के पीछे क्यों पड़ा है? इसका क्या लेना देना है कैलाश से? कि देहरादून तक पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह। वो कुछ देर रुका और फिर वापस धीरे से बुदबुदाया, इसका मतलब वो कैलाश पर नजर रखे हुए हैं। शायद अब तक उसे पता नहीं चला कि देहरादून में कौन है, पर वो चाहता क्या है? रीमा जी ने उसे धीरे धीरे बुदबुदाते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आर्यमन ने उनकी तरफ देखा और बोला, अर्नव की शादी सिद्धि से करा देते हैं माँ। आर्यमन ने मुंह से अचानक ये बात सुन रीमा हैरान रह गई। वो एकदम से बोली, आर्या, अचानक ये बात कर रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, नहीं भी है तो ठीक करना पड़ेगा ना माँ। अर्नव मेरी वजह से पीस रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो सिद्धि से कितना प्यार करता है। रीमा ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग गए थे ना उनके यहाँ। अब वो आएंगे हमारे घर, और हाँ, अर्नव की शादी सिद्धि से ही होगी। तुम फिक्र मत करो। और वो कुछ सोचने लगी। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की, और आर्यमन फिर से मन ही मन बोला, कैलाश की सबसे कीमती चीज है सिद्धि, जो उसके पास छोड़ना गंवार नहीं। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। अब मेरी बारी। कुछ ही देर में वो जिंदल विला पहुंच चुके थे। आदित्य और रीमा ने ध्यान से उसे उतरने में मदद की। तब तक घर के नौकर और पनाह अर्नब भी आ चुके थे। आर्यमन को घर के अंदर ले गए और आराम की जरूरत थी, इसलिए सीधा ले जाकर उसके कमर में बेड पर ही लेटाया। रीमा ने आर्यमन की रिपोर्ट्स, उसकी दवाएं, रूटीन चार्ट सब पनाह को दिए और उसे सब समझाने के बाद बोली, वैसे तो मैंने सब बता दिया है, पर कल डॉक्टर भी आकर बता देंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और रीमा बोली, अब हम सब चलते हैं। आर्यमन को आराम की जरूरत है और शायद हमें भी। पनाह मुस्कुराई और बोली, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके कमरे में ही खाना भिजवा दूंगी। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आदित्य के साथ वहां से चली गई। और उनके जाने के बाद अर्नब भी आर्यमन को आराम करने का बोल वहां से चला गया। और अब कमरे में बस आर्यमन और पनाह थे। पनाह ने उसकी दवाएं और रिपोर्ट सब लेकर ध्यान से रखे, और उसके लिए हल्के से कपड़े निकालते हुए बोली, डॉक्टर ने नहाने से मना किया है, स्पॉन्ज बाथ लेंगे आप। आर्यमन, जिसका ध्यान अब भी अपने फोन में ही था, वो पनाह की बात सुन होश में आया और बोला, हाँ ठीक है, और वापस नजरें फोन में गड़ा ली। पनाह वहां से चली गई और कुछ ही देर में एक टॉवल और हल्का गुनगुना पानी ले आई, और आर्यमन के पास आकर वो सामान रखा, और जैसे ही उसकी शर्ट उतारने के लिए पहला बटन खोला कि एकदम से आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और पीछे होते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? पनाह ने उसे वो सामान दिखाते हुए कहा, स्पॉन्ज बाथ देना है ना, कपड़े तो उतारने पड़ेंगे। आर्यमन ने पानी की तरफ देखा और हैरानी से बोला, तुम दोगी मुझे बाथ? पनाह ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आप बोलो तो किसी सर्वेंट को बुला दूं? आर्यमन ने एकदम से ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं कोई बात नहीं, तुम ही कर दो। पनाह मुस्कुराई और आर्यमन की शर्ट के बटन खोलने लगी। और आर्यमन का ध्यान अब फोन में कैसे लग सकता था जब पनाह उसे छू रही हो? उसका ध्यान अब पनाह के चेहरे पर था, जो अपने काम में लगी हुई थी। उसने ध्यान से आर्यमन की शर्ट निकाली और बोली, इतना चलेगा? और आर्यमन समझ गया वो क्या बोल रही है। वो उसे ताना देने वाले लहजे में बोला, तुम कभी आधी नहाई हो? पनाह का मुंह बन गया। वो आर्यमन को बात देने लगी, उस गिले टॉवल से पूरा शरीर पोंछने लगी, और आर्यमन बस एकटक उसे देख रहा था। पनाह जब उसके ऊपर जरा झुकी तो उसकी गर्दन का हिस्सा आर्यमन के चेहरे के बेहद करीब था। आर्यमन 2 पल उसे देखता रहा और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। पनाह एकदम से पीछे हुई और हैरानी से आर्यमन को देखा। उसे ऐसे देख वो अनजान बनते हुए बोला, क्या कुछ हुआ क्या? पनाह ने 2 पल उसे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, और वापस काम करने लगी। पर एक बार फिर यही हुआ। उसका चेहरा करीब आया और आर्यमन ने उसके गाल पर होंठ रख दिए और पीछे हट गया। और अब पनाह समझ गई कि आर्यमन मस्ती कर रहा है। वो अपना काम करने लगी, पर नजर आर्यमन पर ही थी, और वो ऐसे ही किस करने आगे बढ़ा कि पनाह ने उसकी तरफ चेहरा कर लिया। पर आर्यमन ने इतना ध्यान ही नहीं दिया था और जल्दबाजी में होंठ सीधा पनाह के होंठों से जा मिले। पनाह की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और आर्यमन की आंखें बस खुली रह गई। पनाह पीछे हटने को हुई कि आर्यमन ने उसकी कलाई पकड़ ली और बस उसे किस करता रहा। पनाह ने भी छूटने की कोशिश नहीं की, और एक पेशनेट किस के बाद आर्यमन उससे दूर हुआ तो पनाह ने तुरंत नजरें झुका ली और अपना काम करने लगी। और आर्यमन बोला, इसे कहते हैं किस, तुम्हारी तरह टच नहीं करता मैं। पनाह ने औंखें चढ़ाकर उसे देखा और वापस काम करने लगी, पर आर्यमन बार बार उसे ऐसे ही परेशान कर रहा था। पनाह उसके करीब आए और उसकी गर्दन और गले पर वो गिला टॉवल फेरने लगी। उसका एक हाथ आर्यमन के खुले सीने पर था और आर्यमन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पनाह बिना उसकी तरफ देखे चिढ़ते हुए बोली, आर्यमन आप मुझे काम करने देंगे या नहीं? और आर्यमन वैसे ही शरारती अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें कब रोका? तुम करो अपना काम, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ।
और एक बार फिर उसने अपना हाथ उठाकर पनाह की कमर पर रख लिया। बेचारी अब क्या ही बोलती, इसलिए चुपचाप अपना काम करने लगी। पर आर्यमन का हाथ, वो उसे काम कहाँ करने दे रहा था। आर्यमन का हाथ उसकी कमरे से होते हुए पेट तक घूम रहा था और फिर उसने धीरे से पनाह के कपड़ों में हाथ डाला और उसकी स्किन को सहलाने लगा। पनाह मदहोश हो रही थी। वो धीरे से गहरी सांस लेते हुए बोली, आर्यमन प्लीज नहीं। पनाह के मुंह से एकदम से आह निकली जब आर्यमन का हाथ उसकी ब्रेस्ट को सहला रहा था। वो वहीं आर्यमन के पास बेड पर ही अपने हाथ रोककर शांति से बैठ गई। शरीर में एक अलग ही जलन हो रही थी। उसका हाथ अब भी आर्यमन के सीने पर था और आंखें बंद। वो बस आर्यमन की छुअन को महसूस कर रही थी खुद पर। उसके होंठ मोहब्बत की तड़प में कांप रहे थे और मन ही मन कुछ बातें जो वो बुदबुदा रही थी। तेरी हो जाऊं ये चाहत सब्र नहीं करने दे रही, और तेरी होने की चाहत बेशर्म बना रही है। आर्यमन ने अपना हाथ उसकी ब्रेस्ट पर सहलाते हुए धीरे से पेश किया और पनाह ने एकदम से दूर हटते हुए कहा, आर्यमन प्लीज क्या कमा हम काम खत्म कर लें। आर्यमन वैसे ही मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, हम। और पनाह ने जैसे तैसे खुद को संभाला और उसे बात देने लगी। पर जब तक वो ये कर रही थी आर्यमन पूरे वक्त उसे परेशान करता रहा। आर्यमन को बात देने के बाद पनाह ने उसे दूसरे हल्के कपड़े पहनाए और तब तक मेघा खाना भी ले आई तो पनाह ने आर्यमन को खाना खिला दिया और फिर अपना खाना लेकर बैठ गई। आर्यमन ने देखा उसके बाउल में भी वो खिचड़ी ही थी तो वो बोला, तुम ये क्यों खा रही हो। पनाह ने मुस्कुराकर वो खिचड़ी खाते हुए कहा, मुझे भी तो हेल्दी ही खाना है ना। आप अकेले हैं क्या तबीयत का ख्याल रखने वाले। आर्यमन उसे शांति से देखने लगा। वो जानता था पनाह क्या कर रही थी। उसके चेहरे पर बस स्माइल आ गई और वो प्यार से उसे देखते हुए बोला, और मेरे बच्चे को ये खिचड़ी खिला रही हो तुम। पनाह ने उसे उबते हुए देखा और बोली, दुनिया में आने के बाद भी 7 महीने तक कुछ नहीं खाने वाला, अभी से कहाँ से खाएगा। तो कौन से मैसेज पढ़े आर्यमन ने, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। और आर्यमन आमने सामने, प्रीकैप पर तुम्हें क्या हुआ। सारे कॉलेज फ्रेंड आज ही याद आ गए। मुझसे भी पर्सनल बात ईशा और जिया के बारे में भी पूछ रही हो। आर्यमन ने चिढ़ते हुए अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब सारे कॉलेज वाले नमूने फिर से जिंदगी की लगाने पर तुले हो तो याद करना पड़ता है। दिल्ली जिंदल विला, सुबह का वक्त। आर्यमन सो ही रहा था और पनाह जल्दी उठ गई। उसके नए रूटीन के मुताबिक उसे सबसे पहले गर्म पानी और फिर सूप देना था और एक दवाई। उसके 1 घंटे बाद नाश्ता। पनाह रेडी हुई और जल्दी से जाकर सूप रेडी कर दिया और सबके लिए चाय भी बना दी। वो जब सूप और गर्म पानी लेकर कमरे में आए तो देखा आर्यमन अपनी आंखें मल रहा था। पनाह उसे देख मुस्कुराई और उसके पास टेबल पर ले जाकर वो ट्रे रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। आर्यमन ने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा। पनाह मुस्कुरा कर बोली, उठिए, मुंह धो लीजिए और ये गर्म पानी और सूप रेडी है आपके इंतजार में, चलिए। उसने आर्यमन की उठने में मदद की और उसे लेकर बाथरूम तक चली गई। आर्यमन को बाथरूम में छोड़ पनाह जल्दी से वापस आई। बेडशीट बदली और थोड़ी सी साफ सफाई की। तब तक आर्यमन बाहर आ गया। पनाह ने उसे वापस बेड पर बैठाया, उसे गर्म पानी पिलाकर दवाई दी और वो सूप ही पिला दिया। जब वो फ्री हुई तो बोली, चलिए अब मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। जब तक बनेगा 1 घंटा तो हो ही जाएगा ना। पनाह अभी बोल ही रही थी कि बाहर एक सर्वेंट की आवाज आई। मैम। पनाह ने जाकर दरवाजा खोला तो एक लड़की खड़ी थी। वो बेहद ही अदब के साथ बोली, नयन सर मिलने आए हैं आर्यमन सर से। पनाह ने उसकी बात सुन मुड़कर आर्यमन को देखा तो वो बोला, अंदर ले आओ उसे और तुम सिर्फ फ्रूट्स ही दे देना मुझे। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। और कुछ ही देर में नयन आर्यमन के कमरे में था। वो आर्यमन के हाथ पर पट्टियां देखकर बोला, अब आप ठीक है ना सर। आर्यमन ने उसे देखा और बोला, काम की बात करोगे। नयन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बोला, जैसा कि मैसेज में मैंने आपको बताया, यशवर्धन भी देहरादून आया था। वो वीडियो भी मैंने आपको भेजी है और वो भी कैलाश खुराना के पीछे पड़ा है। ये तो पता नहीं चला कि क्यों, पर कुछ है जो हमें नहीं पता है सर, बट हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वो रुका तो आर्यमन बोला, और सुहाना शर्मा, उनका क्या हुआ। नयन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, वो मिल गई है, इस वक्त हमारे पास ही है। उनकी हालत ठीक नहीं थी इसलिए दिल्ली मेंटल असाइलम में रखा है, बट वो पूरी तरह हमारी निगरानी में है। टेंशन की बात नहीं है। आर्यमन दो पल रुका और बोला, हम निगरानी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा शक सही है तो वो जरूर मेरी सांस निकलेगी। उसकी बात सुनकर नयन एकदम से हंसा, पर तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी सर। आर्यमन ने उसे 2 मिनट बिना किसी भाव के देखा और बोला, कुछ पर्सनल बात करनी है, एजेंट मॉड से बाहर आओगे। नयन ने उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा, अच्छा। आर्यमन जिंदल को मुझसे भला क्या पर्सनल बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने उसे घूरकर देखा तो वो हंस दिया और उसके पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, बोलो क्या हो गया, आज पर्सनल पर कैसे आ गए।
हायर करने से पहले तो बड़े सख्त लहजे में बोला था कि देखो, दोस्ती अपनी जगह पर है, मगर काम के दौरान तुम सिर्फ प्रोफेशनल रहोगे, पर्सनल ना कोई बात होगी ना काम। पर आर्यमन ने उसकी सारी बात को इग्नोर करते हुए अपनी बात कही, ईशा से कांटेक्ट में हो? नयन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसे रोज की नहीं पर कभी कभी बात हो जाती है, अभी तो इंडिया आई हुई है शायद। उसकी बात सुन आर्यमन कुछ सोचते हुए बोला, और जिया, उसके क्या हाल है? नयन ने फिर वैसे ही कहा, वो बंदी तो अपने जर्नलिज्म में ग्रो कर रही है, पर तुम्हें क्या हुआ? सारे कॉलेज फ्रेंड आज ही याद आ गए, मुझसे भी पर्सनल बात ईशा और जिया के बारे में भी पूछ रही हो? आर्यमन ने चिढ़ते हुए अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब सारे कॉलेज वाल्स नमूने फिर से जिंदगी की लगाने पर तुले हो तो याद करना पड़ता है। नयन ने उसके हाथ से फोन लिया और देखा जिया की कई सारे मिस्ड कॉल थी। वो हेलनी से बोला, इतनी सारी मिस्ड कॉल, क्या हो गया? आर्यमन ने उगते हुए उसे देखा और बोला, तुम्हें पता है जिया की सबसे ज्यादा ईशा से बनती थी, दिया तक से उसकी इतनी नहीं बनती थी जितनी ईशा से बनती थी, और अब इन जिया नाम की मुसीबत ने ईशा नाम की मुसीबत मेरे गले डालने का फैसला कर लिया है। नयन को कुछ समझ नहीं आया। वो असमंजस में बोला, अरे हुआ क्या है, सही से बताओगे? आर्यमन 2 पल रुका और सब बता दिया जो जिया ने कॉल करने पनाह से कहा और उसे इतने कॉल किए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोला, अगर ऐसा है तो जिया से एक बार बात कर लो ना, बताओ ना कि तुम शादीशुदा हो और पनाह भाभी के साथ बेहद खुश हो, अब तुम्हें ईशा के बारे में कुछ नहीं जानना। आर्यमन उसकी बात के बारे में सोचने लगा, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही पनाह ने दरवाजा खटखटाया। दोनों ने उस तरफ देखा तो पनाह बोली, आर्यमन, नीचे आपसे कोई मिलने आया है, कह रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या आप? आर्यमन ने एक नजर नयन को देखा और बस हाँ में सिर हिला दिया। वो खुद से ही खड़ा हो गया। नयन ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया पर आर्यमन ने हाथ दिखाकर मना कर दिया और खुद ही नीचे चला आया। पनाह और नयन भी उसके साथ नीचे चले आए। नीचे आते ही आर्यमन की नज़र सबसे पहले उस शख्स पर गई और नजरें बस जम सी गई। पनाह को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं, पर नयन ने सामने खड़ी उस लड़की को देखते ही कहा, ईशा। नयन के मुंह से ईशा सुनते ही पनाह ने हेलनी से नयन को देखा और फिर सामने खड़ी ईशा को। घुंघराले बाल, गोरा रंग, कत्थाई आंखें, वो सच में खूबसूरत थी। फिलहाल उसने व्हाइट कलर का एक एंकल लेंथ गाउन पहना था और वो काफी प्यारी लग रही थी। पनाह उसे बस देखती रही और उन तीनों को देख ईशा के साथ खड़े उस आदमी ने कहा, हेलो मिस्टर आर्यमन जिंदल, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। उसने आर्यमन की तरफ हाथ बढ़ाया था। आर्यमन ने उससे हाथ मिलाया तो वो बोला, मेरा नाम विक्टर है, मैं लंदन से हूँ, एक न्यूरोसर्जन, और ये है मेरी मंगेतर है ईशा। उसकी बात सुन तीनों हैरान रह गए। आर्यमन ने एक नजर वापस ईशा की तरफ देखा, वो भी बस उसे ही देख रही थी। उसने बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठिए। विक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों सोफे पर बैठे। सामने वाले सोफे पर आर्यमन बैठा और उसने नयन को भी बैठने का इशारा किया। नयन भी उसके पास ही बैठ गया। आर्यमन ने पनाह की तरफ देखा तो वो तुरंत बोली, मुझे काम है, मैं आती हूँ। वो वहां से चली गई और ईशा की नजर पनाह पर चली गई। अब जाकर विक्टर ने कहा, आर्यमन, आपको पता है, मैंने आपके और आपके फैशन हाउस के जज बहुत सुन रखे हैं। मैंने सोच के रखा था कि शादी करूंगा तो इंडिया में इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से ही करूंगा और हमारी शादी के सारे कपड़े हम आपसे डिजाइन करवाना चाहते हैं। आर्यमन ने उसकी बात सुनकर एक बार दोनों को देखा तो विक्टर फिर से बोला, एक्चुअली हम शादी के लिए ही यहाँ आए हैं। हमारी 1 हफ्ते बाद शादी है और हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी के ड्रेसेस तैयार करें, प्लीज मना मत कीजिएगा, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, प्लीज। आर्यमन उन दोनों को शांति से देखता रहा। वो कुछ पल खामोश ही रहा और फिर एक गहरी सांस भरते हुए बोला, पहली बात, मुझे बेहद खुशी है कि आप इतनी दूर से मेरे पास आए। आपने मेरे काम को इतना पसंद किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरी कंपनी आपके लिए ये काम कर देगी। हमारे पास एक से एक डिजाइन है। आर्यमन की बात सुन ईशा के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वो क्या सोच रही थी, कहना मुश्किल था। और विक्टर बोला, ऐसा मत कहिए आर्यमन, हम यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं। आप ऐसा करेंगे तो? वो आगे बोल ही रहा था कि आर्यमन ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कर देता अगर कर पाता, पर मेरा हाथ अभी काम नहीं करेगा, सो सॉरी। आर्यमन ने ये सपाट लहजे में कहा था। उसका हाथ देख ईशा और विक्टर दोनों के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी, पर दोनों की उदासी अलग थी। विक्टर कुछ बोलता कि तभी उसका फोन बजा। वो अपना फोन उठाते हुए बोला, मैं प्लीज ये एक कॉल ले लूं, पेशेंट का है। आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया तो वो उनसे दूर चला गया। उसके जाते ही नयन भी अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अभी आया। वो भी वहां से चला गया और अब वहां बस आर्यमन और ईशा थे। आर्यमन के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था।
वो तो अपना फोन लेकर उसमें नजरें गड़ाकर ऐसे बैठ गया जैसे ईशा को देखना ही नहीं चाहता हो। और अब जाकर ईशा धीरे से बोली, कैसे हो? उसकी आवाज सुन आर्यमन के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो आंखों में उम्मीद लिए बोली, मैं ऐसे तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती थी, पर विक्टर ने जबरदस्ती की तो रोक नहीं पाई। उसे हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है। वो चुप हुई पर आर्यमन कुछ भी नहीं बोला तो ईशा ही आगे बोली, आर्यमन, मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हारे सामने आने का, पर क्या हम वो सब भूल नहीं सकते? आर्यमन ने उसे देखा और कुछ सोचने लगा। कुछ सोचते हुए ही वो जोर से बोला, पनाह। उसकी आवाज सुनते ही पनाह जो किचन में थी तुरंत बाहर आते हुए बोली, जी क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। हाथ आटे से भरे हुए थे। वो पनाह की तरफ देखकर बोला, भूख लगी है मुझे, खाना हो गया? पनाह को कुछ समझ नहीं आया। उसने ये पूछने के लिए बुलाया था। पनाह ने एक नजर ईशा की तरफ देखा और बोली, हो गया है बस, मैं ले आती हूँ। वो जाने को हुई कि आर्यमन बोला, धीरे, गिर मत जाना। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई और उसके जाते ही आर्यमन बोला, मेरी बीवी है, प्रेग्नेंट है, और मैं इससे बेहद प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर तो ईशा हैरान रह गई। वो उस तरफ ही देखने लगी जहाँ से पनाह गई थी। और आर्यमन आगे बोला, जब तुम गई थी वहीं पर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया था, जानती हो ना? आर्यमन जिंदल को किसी के पीछे भागना पसंद नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मेरे सामने आने से या ऐसे आने से, गोट इट। उद्धरण चिन्ह। तो क्या होगा आगे? क्या सच में ईशा कोई मुसीबत अपने साथ ले आई है या जो मुझे जलाने के लिए ये सब बोल रहे हो? CH78, मुझे जलाने के लिए ये सब बोल रहे हो? प्री कैप, ये कोई शायरी नहीं थी। मुझे सच में समझ नहीं आता इन दागों का खूबसूरती से क्या लेना देना है। मुझे तो ये बेहद खूबसूरत लगते हैं, तो आपको क्यों नहीं लगते? और इन सबसे बढ़कर ये आंखें, उफ, इतनी गहरी है कि क्या ही बोलूं। इन्हें देखने के बाद कोई आपसे नजरें हटा ले तो वो बेवकूफ है। उद्धरण चिन्ह। उसने मुंह बना लिया और तीसरा निवाला आर्यमन के मुंह में दे दिया। दिल्ली, जिंदल विला, सुबह का वक्त। आर्यमन बिना किसी भाव के सामने बैठी ईशा को देख रहा था और वो हैरानी से बोली, तुमने शादी कर ली? कब? आर्यमन ने वैसे ही जवाब दिया, 3.5 महीने पहले। शायद सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ इसलिए नहीं पता। ईशा अब भी हैरान थी। वो वैसे ही बोली, आर्यमन, अगर मुझे जलाने के लिए ये सब बोल रहे हो तो सुनो, तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा था, और मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। मुझे उस वक्त तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। पर मैं अब उस चीज से बेहद आगे आ गई हूँ। मैं विक्टर से प्यार करती हूँ। शादी होने वाली है मेरी उसके साथ, और तुम। उद्धरण चिन्ह। वो बोल रही थी और आर्यमन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, जब शादी कर ही रही हो तो मुझ पर ध्यान देना बंद करो कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ और क्या झूठ। अगर मैं शादीशुदा हूँ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, पर नहीं भी हूँ तो तुम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईशा उसे बेचारगी से देख रही थी। उसे लग रहा था शायद आर्यमन उससे नफरत करता है इसलिए ये बोल रहा है। वो चुपचाप आर्यमन को देखने लगी और इतने में पनाह आर्यमन के लिए खाना ले आई। उसने लाकर आर्यमन के सामने ट्रेयर रखी और बोली, आप खा लीजिए, मैं दवाइयाँ देख लेती हूँ। और फिर ईशा की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, आप भी नाश्ता करके जाएगा? वो जैसे ही वहां से जाने को हुई कि आर्यमन बोला, तुमने दवाई ली? पनाह ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा तो नाश्ता बाकी है ना, बाद में लेनी है। आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ पनाह की तरफ बढ़ाकर उसे अपने करीब आने का इशारा किया। पनाह उसके पास चली आई तो आर्यमन ने सोफे पर बैठते हुए अपने पास बैठाया और ईशा की तरफ देखते हुए बोला, मीट माई वाइफ, पनाह आर्यमन जिंदल। और वैसे ही पनाह से बोला, और ये मेरी दोस्त है ईशा। मुझे अब याद आया है, हम दोनों कॉलेज में साथ थे, और ये मेरी पड़ोसी भी हुआ करती थी। उद्धरण चिन्ह। पनाह मुस्कुराए और हाँ में सिर हिलाया और ईशा वो ऊपर से नीचे तक पनाह को देख रही थी। वो धीमी आवाज में बुदबुदाई, ये तो बहुत छोटी है। अभी उसने इतना ही कहा था और विक्टर वहां आते हुए बोला, ईशा तुम्हारी मॉम का कॉल था, उन्होंने घर बुलाया है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट है, तुरंत आने को बोला। ईशा अपनी जगह से खड़ी हो गई तो विक्टर ने आर्यमन की तरफ देखकर कहा, बुरा लगा कि आप ये नहीं कर सकते, बट आपको हमारी शादी में आना पड़ेगा, प्लीज मना मत कीजिएगा। आर्यमन ने एक नजर ईशा को देखा तो वो भी खड़ी होते हुए बोली, प्लीज आर्यमन, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्लाइंट ना सही, दोस्त समझकर ही सही आ जाइएगा। और फिर पनाह की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, आप भी आइएगा। पनाह बस मुस्कुरा दी। वो भी ईशा की तरह ही ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा रही थी। आर्यमन ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ कि विक्टर ने कहा, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आर्यमन उसकी तरफ पलटा और बस हाँ में सिर हिलाया तो वो बोला, आपके शरीर और चेहरे पर ये दाग और आपके हाथ पर पट्टी, आपको कोई डिजीज है? आर्यमन ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और बोला, हाँ, बदस्तूर होने की बीमारी है मुझे।
वो इतना बोल वहां से चला गया और जाते जाते बोल गया, मेरा खाना कमरे में रखवा देना। उसके जाने के बाद पनाह ने उन दोनों की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा पर उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बात करना पसंद नहीं है। विक्टर मुस्कुरा कर बोला, एज डिफेंस काफी लगता है बट प्यार उससे भी ज्यादा लगता है। उसने ईशा की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी और इतने में विक्टर का फोन फिर से बजा। उसने पनाह और ईशा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी, फोन वाले जीने नहीं देते, और वो वहां से साइड में चला गया। पनाह उसे ही देख रही थी और अब जाकर ईशा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छी बनने का नाटक करोगी और मैं मान लूंगी? पनाह ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो ईशा वैसे ही बोली, आर्यमन को किसी सहारे की जरूरत थी और तुमने उसका फायदा उठा लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ध्यान से सुनो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। पैसों के लिए आर्यमन से शादी की है तुमने, पर अगर उसे कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुन पनाह धीरे से बोली, लिहाज है इसलिए शांत हूँ, पर आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ईशा ने उसे घूरा और कुछ बोलने को हुई कि विक्टर वहां आ गया। पनाह वहां से चली गई और ईशा बस उसे देखती रह गई। फिर वो भी विक्टर के साथ वहां से चली गई। यहाँ कमरे में पनाह आए तो देखा आर्यमन आराम से बॉल के साथ खेल रहा था। वो दीवार पर बॉल मारता, वापस कैच करता, फिर वापस मारता। पनाह ने जाकर ट्रे तुरंत टेबल पर रखी और बॉल जो आर्यमन ने दीवार की तरफ फेंकी थी उसे पहले ही पनाह ने कैच कर लिया। आर्यमन ने उसे उठते हुए देखा तो पनाह बोली, एक हाथ में पट्टियां बंधी है और दूसरे हाथ की भी हालत खराब करनी है। चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए और फिर बाकी की दवाइयां ले लीजिए। उसने आर्यमन का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती सोफे की तरफ ले आई और आर्यमन जो चुपचाप उसे देख रहा था, पनाह ने अपने हाथ से निवाला बनाया और आर्यमन की तरफ बढ़ाया तो आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पनाह ने सवालिया लहजे में उसे देखा तो आर्यमन बोला, कुछ पूछना नहीं है? उद्धरण चिन्ह। पनाह एकदम से मुस्कुराए और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुंह में वो निवाला देते हुए बोली, जब आपका मन हो तब आप खुद ही बता दीजिएगा। और फिर एक पल रुककर बोली, वैसे भी मुझे नहीं जानना आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। मुझे तो बस ये जानना है वो शायरियां आपने कब लिखी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपको शायरियां भी आती है। आर्यमन को एकदम से खांसी आने लगी। पनाह ने जल्दी से उसकी तरफ पानी बढ़ाया। वो जल्दी से पानी पीने लगा और फिर ग्लास रखते हुए बोला, दिमाग खराब है, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? और मेरी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, बस एक थी, वो भी लुक्स के दम पर छोड़कर चली गई। आर्यमन ने मुंह बना लिया। उसने ये बात ऐसे बोली जैसे मजाक ही कर रहा हो, पर पनाह उसे देख प्यार से बोली, तब तो सच में उसने आपको ध्यान से देखा ही नहीं होगा। भला इस चेहरे को कोई कैसे छोड़ सकता है? आर्यमन ने सिर उठाकर उसे देखा और बोला, मजाक उड़ा रही हो? पनाह उसे वैसे ही देखते हुए बोली, हर एहसास तुम पर फिदा होकर लफ्ज बन जाते हैं। चांद पर भी न जाने कितने ही दाग होते हैं पर उससे कोई नफरत नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दाग चांद को निखारते हैं। आर्यमन ने उसे घूरा और बोला, फिर शुरू। पर वो आगे बोलता उससे पहले ही पनाह ने उसके मुंह में दूसरा निवाला देते हुए कहा, ये कोई शायरी नहीं थी। मुझे सच में समझ नहीं आता इन दागों का खूबसूरती से क्या लेना देना है। मुझे तो ये बेहद खूबसूरत लगते हैं, तो आपको क्यों नहीं लगते? और इन सबसे बढ़कर ये आंखें, उफ, इतनी गहरी है कि क्या ही बोलूं। इन्हें देखने के बाद कोई आपसे नजरें हटा ले तो वो बेवकूफ है। उद्धरण चिन्ह। उसने मुंह बना लिया और तीसरा निवाला आर्यमन के मुंह में दे दिया। आर्यमन हैरानी से उसे देख रहा था। पनाह जरा चिढ़कर उसे खाना खिलाए जा रही थी और आर्यमन बस मन ही मन बोला, मेरे आम से किरदार को इतना क्यों खास बना रखा है? जो किसी को पसंद नहीं उसे क्यों जान बना रखा है? आर्यमन चुपचाप खाना खाने, पनाह ने उसे खाना खिलाया और दवाइयां दी। वो उठी और बाहर जाने को हुई कि एक सर्वेंट फिर से कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। पनाह ने उसे देख गहरी सांस छोड़ी और थके लहजे में बोली, अब कौन आया है? उसने सिर नीचे झुकाकर कहा, मिस्टर खुराना और उनकी बेटी आए हैं मैम। जैसे ही पनाह ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे के भाव बदल गए। उसने आर्यमन की तरफ देखा तो आर्यमन भी अपनी जगह से उठा और पनाह के पास आते हुए बोला, चलो देखते हैं। उसने पनाह का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ नीचे ले आया। यहाँ नीचे हॉल में सिद्धि बार बार पूछ रही थी और चिढ़ भी रही थी। वो बोली, डैड, अगर आपने अब मुझे नहीं बताया कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, तो मैं यहाँ से अकेली ही चली जाऊंगी। और कैलाश जी ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, तुम्हारी जिंदगी का एक खास फैसला लेने आए हैं। अब खुश? 2 मिनट रुक जाओ और चुपचाप बैठो यहाँ। वो बातें ही कर रहे थे और सब एक साथ वही आए। सुबह का वक्त था इसलिए अभी तक कोई ऑफिस गया नहीं था। रीमा और आदित्य भी आ गए थे और कैलाश जी को वहां देख रीमा के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए, पर वो जानती थी वो यहाँ क्यों आए हैं। वो उनके सामने आई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, हम कल आपके ही बारे में बात कर रहा थे, बैठिए। कैलाश जी वापस बैठे और सिद्धि को भी बैठने का इशारा किया।
रीमा ने आदित्य को भी बैठाया और आर्यमन को भी, और फिर खुद बैठते हुए पनाह से कहा, तुम क्यों खड़ी हो, बैठो, पापा आए हैं ना तुम्हारे। पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। पनाह बैठ गई। और अब कैलाश जी ने कहा, मुझे नहीं पता मैं किस मुंह से ये बोलूं, पर मेरी बेटियों की खुशी ही मेरी खुशी है। पनाह अगर यहाँ खुश है तो यही सही, और सिद्धि अर्नव के बिना खुश नहीं है तो मैं उसे अर्नव के बिना नहीं देखना चाहता। कैलाश जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, रीमा जी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके छोटे बेटे के लिए लेकर आया हूँ। आप प्लीज मना मत कीजिएगा, दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि अर्नव जो अपना कोट पहनते हुए नीचे आ रहा था वो बिना ध्यान दिए ही बोलते हुए आ रहा था, भाभी नाश्ता लगा दीजिए प्लीज, ऑलरेडी लेट हो गया है। पर वो एकदम से रुक गया जब सामने सबको एक साथ देखा। रीमा उसे ऐसे देख मुस्कुराई और कैलाश जी की तरफ देखकर बोली, हमारे अर्नव लापरवाह बहुत है, और उन्हें बीवी की जरूरत है जो उसका ख्याल रख सके। वो रुकी और बोली, हमें ये रिश्ता मंजूर है। रीमा की बात सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ गई सिवाय अर्नव और सिद्धि के। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, और रीमा ने कहा, पनाह, सबका मुंह मीठा करने के लिए कुछ ले आओ, अब तुम्हारी बड़ी बहन इस घर की छोटी बहू बनने जा रही है। वो एकदम से खुश होते हुए बोली, बिल्कुल, मैं अभी लाई। पर वो जाने को हुई कि सिद्धि बोली, रुको। पनाह के कदम रुक गए और उसने सिद्धि की तरफ सवालिया लहजे में देखा तो सिद्धि अपनी जगह से खड़ी हो गई और बिना किसी भाव के अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अर्नव से शादी नहीं करनी। जैसे ही सबने ये सुना हैरान रह गए। कैलाश जी एकदम से उठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या मतलब है? सिद्धि, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर ऐसे तुम भी खुश नहीं रहोगी, जानती हूँ ना। सिद्धि ने उदास नजरों से उन्हें देखा, पर वो कुछ बोली नहीं तो रीमा जी खड़े होते हुए बोली, सिद्धि अगर कोई दिक्कत है मैं बात करके सॉल्व कर लो, ऐसे मना कर देना हमारी भी बेइज्जती है। सिद्धि ने उनकी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, अच्छा, और मेरे घर रिश्तेता कराना, रिश्ता पक्का करके भी रिश्ता तोड़कर चले जाना, ये मेरी बेइज्जती नहीं थी। बोलिए। सिद्धि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी, पर मन में सिर्फ नफरत थी। वो मन ही मन बोल रही थी, पनाह खुराना, सॉरी आर्यमन जिंदल की बीवी, तुम दोनों की वजह से मेरा मजाक बनकर रह गया है। मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी, किसी भी किस्मत पर नहीं। रीमा कुछ बोलने को आगे बढ़ी कि आर्यमन एकदम से उठते हुए बोला, एक मिनट। सबने उसकी तरफ देखा तो आर्यमन सिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? सब सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे, पर सिद्धि की नजरें नाराज थी। आर्यमन उसके पास आते हुए बोला, जस्ट 5 मिनट्स। सिद्धि ने 2 पल उसे देखा और मन ही मन बोली, हाँ अब फिर से महान बनना है इसे, मुझे मना कर, जिसकी ये सब करने वाला सिर्फ यही है। और फिर वो बोली, ठीक है, और वो आर्यमन के साथ चली गई। यहाँ अर्नव जिसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो वैसे ही बोला, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। और वो जैसे ही जाने को हुआ कि पनाह ने एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कहाँ चले? आपका रिश्ता पक्का हो रहा है और आप जा रहे हो। अर्नव फिका मुस्कुराया और बोला, दुल्हन को तो शादी ही नहीं करनी तो रिश्ता किसका तय रहा है? उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसे देख पनाह ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाते हुए कहा, आप चलिए मेरे साथ, बात करनी है आपसे, चलिए तो। और वो अर्नव को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। कुछ ही देर में पनाह अर्नव को लेकर और दूसरी तरफ से आर्यमन और सिद्धि वापस आए। सब एक दूसरे को देखने लगे तो आर्यमन बोला, तो रिश्ता पक्का समझे। और दूसरी तरफ उसके और सिद्धि के सामने खड़े अर्नव और पनाह ने एक दूसरे को देखा और पनाह मुस्कुरा कर बोली, हमें भी रिश्ता मंजूर है। सब एक साथ मुस्कुरा दिए। पनाह ने मेघा को बोल मीठा मंगवाया और सबने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया, पर यहाँ सब बस अर्नव और सिद्धि के लिए खुश हो रहे थे। बाकी पनाह, रीमा, आर्यमन, कैलाश जी, इन सबको पता था कि एक दूसरे के बीच का मामला जरा भी सही नहीं था। और इन सबको बीच भी सिद्धि की नज़र पनाह पर ही थी। वो मन ही मन बोल रही थी, मानना पड़ेगा, पता नहीं ऐसी बड़ी कौन सी पावर है तुम्हारी, कैसे खुश करती हो आर्यमन को कि वो तुम्हारी हर बात मान लेता है। पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब जानती हूँ सच क्या है और झूठ क्या, मगर आर्यमन को ऐसे ही सब बता नहीं सकती। कुछ भी तो क्या बात हुई होगी, कैसे सिद्धि शादी के लिए मान गई? आप तो किसी से नहीं डरते। प्रीकैप नयन वैसे ही बोला, अभी कुछ देर पहले तो बोल रहे थे मैं किसी से नहीं डरता। फिर ये क्या था? वो पनाह की तरफ पॉइंट करते हुए बोला। तो आर्यमन ने उठते हुए कहा, बीवी का खौफ है भाई, तू नहीं समझेगा। जा नजर रख कैलाश खुराना पर, और अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दिल्ली जिंदल विला। सब होने के बाद वही बैठे बैठी सगाई का दिन भी फिक्स कर लिया गया। रीमा जी और आदित्य ने बहुत सोच समझ कर एक हफ्ते बाद का दिन चुना, क्योंकि वो अर्नव की शादी की हर रस्म बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। सगाई भी कुछ देर बात करने के बाद और सगाई का दिन फिक्स करने के बाद कैलाश जी और सिद्धि वहां से चले गए।
पनाह ने उन्हें रोका था नाश्ता करने के लिए, पर कैलाश जी चले आए। उनके जाने के बाद पनाह ने बाकी सबको नाश्ता के लिए बुला लिया। सब नाश्ता कर रहे थे और रीमा ने कहा, पनाह तुम मेरे साथ आज चलो, मैं तुम्हें कुछ डिजाइन दिखाती हूँ। सिद्धि और तुम्हारे लिए सगाई पर तुम दोनों वही पहनना, बेहद खूबसूरत है वो। पनाह मुस्कुराए और हाँ में सिर हिलाया, पर फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, पर आर्यमन यहाँ अकेले रहेंगे, मैं कैसे चल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रीमा ने भी आर्यमन की तरफ देखा तो वो बोला, मैं तो दवाई लेकर सो जाऊंगा तो वही 4 घंटे तक नहीं आंख खुलेगी मेरी, और वैसे भी अपाहिज नहीं हूं मैं। उसने पनाह को घूरा तो पनाह ने तुरंत दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, और आर्यमन ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, आप जाएं माँ इसको लेकर, मैं ठीक हूँ। रीमा मुस्कुराई और बोली, फिर ठीक है, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। पनाह ने बस हाँ में सिर हिला दिया। सबने साथ नाश्ता किया। इसके बाद अर्नव, रीमा, आदित्य और पनाह सब एक साथ निकल गए और आर्यमन अकेला था। वहां उसके पास नैन था बस। उन सबके जाते ही आर्यमन ने नैन की तरफ देखा और बोला, कैलाश खुराना इतना अच्छा नहीं है कि कुछ भी बिना अपना भला सोचे कर जाए। पता लगाओ जरा ये आज सूरज कहाँ से निकला है। अपनी बेटी का भला कैसे सोच लिया इसने। नैन ने हाँ में सिर हिलाया। वो वहां से जाने को हुआ कि कदम रुक गए। वो वापस पलटते हुए बोला, पर तुमने सिद्धि से क्या कहा। मतलब वो काफी नाराज लग रही थी तो मानी कैसे। उसकी बात सुन आर्यमन को कुछ याद आया। फ्लैशबैक। आर्यमन और सिद्धि एक कमरे में खड़े थे। सिद्धि उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, अगर मुझे समझाने लाए हो तो भूल जाओ, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। जो हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं मिस्टर जिंदल। सिद्धि गुस्से में लग रही थी, फिर भी उसने अपनी टोन संभाल रखी थी और आर्यमन जाकर सोफे पर बैठते हुए आराम से बोला, क्या हो अगर मैं कहूँ इन सब का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। सिद्धि ने एकदम से चेहरा उठाकर उसे देखा तो आर्यमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सिद्धि हैरानी से बोली, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो तुम। मेरे डैड ने कुछ भी नहीं किया है। आर्यमन अब भी शांति से उसे देख रहा था और फिर बोला, तुम्हारे डैड, तुम्हें लगता है वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बताओ पनाह, एक 20 साल की लड़की अपने से 8 साल बड़े इंसान से शादी करने को क्यों तैयार हो गई। वो भी ऐसा इंसान जिसे वो जानती तक नहीं थी, जो कभी भी मर सकता है, जिसकी शक्ल तक देखने लायक नहीं है। आर्यमन की बात सुन सिद्धि खामोश हो गई तो आर्यमन वैसे ही बोला, फिर वही लड़की जो इस शादी को आराम से निभा रही थी वो एकदम से डिवोर्स मांगती है, वो भी तब जब उसकी बहन की शादी उसी के देवर के साथ होने वाली होती है। आर्यमन रुका और आगे बोला, पनाह को मुझसे बेहतर जानती हो तुम। भले कैसा भी रिश्ता रहा हो पर कई सालों से साथ हो तुम। कभी पनाह ने किसी को हट करने की कोशिश की, कुछ ऐसा कहा जिससे सामने वाले को बुरा लगे। सिद्धि सोच में पड़ गई। वो आवाक थी और वैसे ही वो बोली, नहीं, पनाह ने कभी कुछ कहा ही नहीं। मॉम डैड कई बार मेरी गलती पर भी उसे डांटते थे, कभी कभार मारते भी थे, फिर भी वो चुप रहती थी। उसकी बात सुन आर्यमन की मुट्ठियां कस गई, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो अपने मन से इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर सकती हैं। सिद्धि आर्यमन की बातें सुन सुनकर हैरान हुई जा रही थी। जो आर्यमन कह रहा था वो कहीं ना कहीं सही था, पर यकीन करना मुश्किल था। और आर्यमन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, पनाह को मुझसे शादी के लिए मजबूर करना, फिर डिवोर्स के लिए मजबूर करना, सब तुम्हारे बाप का खेल था, और उन्हीं की वजह से मुझे भी ये सब करना पड़ा है। अगर अब भी यकीन नहीं है तो खुद पता करो, क्यों तुम्हारा बाप पनाह के साथ तुम्हारी तरह बर्ताव नहीं करता। जब तुम्हें फर्क दिख गया तो क्या उसे नहीं दिखा होगा। फिर क्यों वो पनाह को बेटी की तरह ट्रीट नहीं करता, पता लगाओ। आर्यमन वहां से जाने के लिए बढ़ गया, पर जाते जाते रुका और सिद्धि जो किसी सोच में डूबी हुई थी उसकी तरफ देखकर बोला, अगर मैं कहूं कि अपनी फैमिली और अर्नव में से किसी एक को चुनो तो तुम भी शायद फैमिली को चुनोगी, और अर्नव को भी उस सिचुएशन में अपनी फैमिली को चुनना ही सही लगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए उसका प्यार कम हो गया। आगे तुम्हारे ऊपर है, चलो बाहर। आर्यमन ने दरवाजा खोला और सिद्धि को साथ लेकर बाहर आ गया। फ्लैशबैक एंड आर्यमन ने नैन की तरफ देखा और बोला, जो बोला है वो करके वापस आओ फिर बताता हूँ। नैन सकपका गया और तुरंत वहां से चला गया। और आर्यमन खुद में ही बोला, पता नहीं सिद्धि ने मेरी बात को कैसे लिया है, पर जो शक का बीज उसके दिमाग में बोना था वो बो दिया है। अब देखते हैं पेड़ कितनी जल्दी उगता है। आर्यमन अजीब ढंग से मुस्कुराया। यहाँ आज एम्पायर में ये वो डिपार्टमेंट था जहाँ मटेरियल रेडी होता था। कई सारे गाउन जो काफी महंगे और खूबसूरत थे एक साथ हैंग किए हुए थे। पनाह उन सबको ध्यान से देख रही थी। इस तरफ तो वो आई ही नहीं थी कभी, पर सब कितने खूबसूरत थे। पनाह इधर उधर देख रही थी और रिमा ने उसे एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो रही तुम्हारी ड्रेस। पहना ने उस तरफ देखा तो नजरें हटी ही नहीं। कांच के उस बॉक्स के अंदर हैंग की हुई उस ड्रेस पर चली गई। रॉयल ब्लू कलर का वो ऑर्गेंजा गाउन एंकल लेंथ था और फुल पफ स्लीव्स के साथ वो कितना खूबसूरत लगा था ये कहना भी मुश्किल था। वो दिखने में तो प्लेन था, पर उसकी साइन बता रही थी कि वो कितना यूनिक और एक्सपेंसिव था।
पनाह उसे एकटक बस देखे जा रही थी और रीमा खुश होते हुए बोली, बस यही एक्सप्रेशन देखने थे। और सच में ये ड्रेस तुम पर बेहद खूबसूरत लगेगी। आप चलो मेरे साथ। वो पनाह का हाथ पकड़ कर ले गई और एक लेहंगा चोली दिखाई। व्हाइट कलर की वो लेहंगा चोली जिसमें बस व्हाइट बिट्स और पर्ल्स लगे थे। वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। पनाह उसे देख मुस्कुरा कर बोली, ये बेहद खूबसूरत है। रीमा मुस्कुराई और बोली, है ना, ये सिद्धि के लिए है, अच्छा लगेगा ना उस पर। पनाह हैरान थी। वो खुश होते हुए बोली, रिश्ता तो आज तय हुआ है। आपने ये सब कब किया? रीनी का चेहरा जरा उतर गया पर वो बोली, ये तो उस दिन ही सिलेक्ट कर दिया था जब रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आए थे, पर कोई बात नहीं, अब तो अब ही सही। वो रुकी और बोली, अब चलो तुम घर जाओ, तुम्हारे आराम करने का वक्त हो रहा है ना, और आर्यमन भी घर पर अकेला है। तुम जाओ, शाम तक ये ड्रेसेज घर पहुंच जाएगी। मुझे बाकी के काम भी देखने हैं, पार्टी, इनविटेशन कार्ड्स और भी बहुत कुछ, तुम जाओ। पनाह उसे देख हल्का सा हंसी और बोली, सब हो जाएगा माँ, आप फिक्र मत कीजिए। रीमा मुस्कुरा दी और पनाह को घर जाने को कहा। और पनाह को भी आर्यमन की फिक्र हो रही थी तो वो भी फटाफट वहां से निकल गई। यहाँ जिंदल विला में आर्यमन सोफे पर बैठा था, हाथ घुटनों पर थे और हाथ में गन। वो सामने खड़े नयन को देखकर बोला, इसका मतलब कैलाश खुराना ने एक और चाल चल दी और तुम बस सिर हिलाते रह गए। दिमाग खराब है। नयन ने हाँ में सिर हिलाया पर फिर जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोला, सच में हमें पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा अपनी ही बेटी के साथ। आर्यमन ने एकदम से अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, पनाह उसकी बेटी नहीं है। कान खोलकर सुन लो, और जिस दिन मैंने ये सबीत किया सबसे पहले वो मरेगा, पनाह उसकी नहीं। वो बोलते बोलते रुका, लेकिन फिर बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसे लग रहा है पनाह का नाम लेकर मुझे डरा देगा पर जानता नहीं है, आर्यमन जिंदल हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे डरा सके। अभी आर्यमन ने ये कहा ही था कि कानों में पनाह की आवाज पड़ी, आर्यमन। आर्यमन के हाथ से एकदम से गन छूटकर नीचे गिरी और उसने तुरंत सामना देखा। पनाह खड़ी थी और वो भी हैरानी से आर्यमन को ही देख रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये गन, आपके पास गन कहाँ से आई? आर्यमन एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, गन? कौन सी गन? ये मेरी थोड़ी ना है, ये तो नयन की है। गार्ड है ना ये मेरा, इसलिए मैं बस चेक कर रहा था। पनाह ने हैरानी से नयन को देखा और नयन आर्यमन को देख रहा था। जो शख्स अभी अभी बोल रहा था कि वो किसी से नहीं डरता, अपनी बीवी के आते ही उसके तेवर बदल गए। वो पनाह की तरफ देखकर बस हाँ में सिर हिलाकर रह गया। तो आर्यमन पनाह का ध्यान हटाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ के साथ गई थी ना तुम? पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, और माँ ने ही घर भेजा है, क्योंकि आप घर पर अकेले थे। आर्यमन वैसे ही बोला, हाँ पर मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं नयन से बात कर रहा हूँ कुछ। पनाह उसे अजीब नजरों से देखते हुए वहां चली गई और उसके जाते ही आर्यमन ने राहत की सांस ली और गन उठाकर अपने साइड में रखते हुए बोला, बच गए। उसने सिर उठाकर नयन को देखा तो वो मुंह खोले उसे ही देख रहा था। आर्यमन ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा, क्या? तो नयन वैसे ही बोला, अभी कुछ देर पहले तो बोल रही थी मैं किसी से नहीं डरता, फिर ये क्या था? वो पनाह की तरफ पॉइंट करते हुए बोला। तो आर्यमन ने उठते हुए कहा, बीवी का खौफ है भाई, तू नहीं समझेगा। जा नजर रख कैलाश खुराना पर, और अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नयन ने हाँ में सिर हिलाया और जाने के लिए पलटा कि आर्यमन ने आवाज लगाते हुए कहा, रुको। नयन पलटा तो आर्यमन अपनी जगह से उठा और जाकर उसे गन देते हुए बोला, इसे लेकर जाओ। नयन उस गन को देखते हुए बोला, पर ये तो आपकी है ना? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन उसे देख मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, हाँ पर अब ये तेरी है, लेकर जा इसे। इससे पहले कि ये दोबारा पनाह की नजरों में आए, नयन एकदम से हंस दिया और गन लेकर वहां से चला गया। क्या किया है कैलाश ने, और क्या करेगा आर्यमन? हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।